हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी मैजिक ऑफ जीरो यानी जीरो फोटोग्राफी ड्रामा। ये एक थाई मिनी सीरीज है जिसमें एक स्टोरी एक ही एपिसोड में दिखाए जाएंगे। इसमें हम 3 कपल की स्टोरी देखेंगे। पहला इंक और पा का, दूसरा माकी और फोंग का और तीसरा कॉन और विन का। अब स्टार्टिंग में हम पा को देखते हैं जो अपने हाई स्कूल में थी। ये साल 2015 होता है। पा भी लंच कर रही थी, तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड सोम उसके पास आती है। वो उसकी पिक्चर लेने लगती है, पर पा उसे पिक्चर लेने से मना कर देती है क्योंकि सोम अभी अच्छे फोटोज नहीं ले पाती। सोम उसे डांटते हुए कहती है, तुम्हें तो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर को डेट करना चाहिए। पा कहती है, अच्छा ख्याल है, मैं ट्राई करूंगी। अब सोम रेस्टरूम चली जाती है, पर वो अपना कैमरा पा के पास रख कर जाती है। पा वहाँ अकेली बैठी थी, तभी वो एक कैट को देखती है। पा उस कैट को अपने पास लाती है, उसके साथ खेलने लगती है। आगे हम अपनी दूसरी लीड कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम इंक है और उसका फोटोग्राफी में बहुत इंटरेस्ट है। इंक अभी स्कूल में घूम घूम कर फोटोज ले रही थी, पर वो सैड हो जाती है क्योंकि उसने अभी तक कोई अच्छी पिक्चर्स नहीं ली थी। तभी वो साइड में पा को देखती है जो कैट के साथ खेल रही थी। इंक ये देख खुश हो जाती है क्योंकि अब उसे एक ब्यूटीफुल पिक्चर मिल गया था। वो उसे अपने कैमरे में कैप्चर करती है। अब हमें 2022 का टाइम दिखाया जाता है जिसमें पा और इंक साथ में है। अब वे साथ में ही काम करते हैं। इंक अब एक फोटोग्राफर बन चुकी है। उसने पा की बहुत सी पिक्चर खींची थी। वो सारी फोटोज पा को दिखाती है, लेकिन पा हर बार कहती है, इंक इसमें मैं मोटी लग रही हूँ, इसमें डबल चिन दिख रहा है। वो एक एक करके सारी फोटोज डिलीट करवा देती है। इंक कहती है, पा तुम बहुत ही सुंदर हो, बस तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। पर पा नहीं मानती। अब इनको एक आइडिया आता है। वो कहती है, क्यों ना मैं सारी फोटोज फोटोशॉप कर दूँ, फिर तुम अच्छा फील करोगी। पा कहती है, ओह इसका मतलब तुम भी मुझे फैटी मानती हो, मुझे अगली समझती हो। इंक उसे समझाती है, ऐसा नहीं है, मैं तो बस। पर पा उसे बोलने नहीं देती। वो उससे गुस्सा हो जाती है। इंक अब कंफ्यूज थी कि वो फोटोज कैसे ले। पा मन में कहती है, पता है मुझे फोटोज की कीमत पता नहीं थी। एक फोटोज में कितनी यादें छुपी होती है। मैं हमेशा ये फोटोज डिलीट करवा देती थी, लेकिन उस दिन मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैं कितनी गलत थी। मैंने इंक को कितना परेशान किया। अब आगे हम देखते हैं इंक कैंटीन से पा के लिए पेस्ट्री लाती है। वहाँ पास में एक एडवर्टाइजमेंट लगा हुआ था जो फोटोग्राफी कंपटीशन का था। जिसका भी फोटो बेस्ट होगा उसे जापान में घूमने का मौका मिलेगा। पा को ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद था। इंक कहती है, मैं तुम्हारे लिए इस कंपटीशन में जीत कर दिखाऊंगी और तुम जापान विजिट करने जरूर जाओगी। अब शाम को वे अपने रूम में थे। वे पहले की फोटोज को ढूंढ रहे थे। बहुत ढूंढने के बाद इंक को पिक्चर मिल जाता है जिस टाइम उसने पा को पहली बार देखा था, उससे बात की थी। अब इंक कहती है, पा तुम्हें पता है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गई थी। अगर वो पल नहीं आता तो शायद आज हम साथ नहीं होते। पा ये सुन बहुत खुश थी। अब इंक उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज तुम मेरी मॉडल बन जाओ क्योंकि कॉन्टेस्ट के लिए मुझे बहुत सी पिक्चर लेनी है। पा थोड़ी कंफ्यूज थी। वो कहती है, मैं बाद में बताऊंगी। पा और इंक लेस्बियन है जिसमें एक गर्ल दूसरे गर्ल की तरफ अट्रैक्ट होती है और पा और इंक एक दूसरे को बहुत लाइक करते हैं। अब रात को सोते टाइम दोनों बेड पे थे। इंक और पा अपने पहले की फोटोज देख रहे थे, पहले की यादों को ताजा कर रहे थे। इंक कहती है, पा तुम मेरे लिए बहुत खास हो, मैं जब तुम्हारी पिक्चर लेती हूँ तब बहुत अच्छा फील करती हूँ। प्लीज मान जाओ ना, मैं प्रॉमिस करती हूँ अगर अच्छी पिक्चर नहीं खींच पाई तो डिलीट कर दूंगी। इंक पा को मना लेती है कॉन्टेस्ट के फोटोज के लिए। पा भी मान जाती है। अब दोनों साथ में फोटोज देखने लगते हैं। अब नेक्स्ट डे की शुरुआत पा के शोर से होती है। वो चिल्लाने लगती है। दरअसल पा के फॉरहेड पर एक पिंपल आ गया था जिससे वो डर गई थी क्योंकि अब वो फोटोज में अच्छी नहीं दिखेगी। वो ऐसा सोच रही थी। इंक उसे समझाती है कि इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम हमेशा से सुंदर हो, इस पिंपल के आने से कुछ नहीं होता। अब वो किसी तरह पा को मना लेती है। आगे भी अपने पहले वाले हाई स्कूल में जाते हैं जहाँ वे पहली बार मिले थे। पा ने स्कूल ड्रेस पहन रखी थी। वो बहुत ही क्यूट लग रही थी। तभी उनकी पुरानी क्लासमेट मिन उनके पास आती है। इंक उसे बताती है कि वे कॉन्टेस्ट के लिए यहाँ फोटोज लेने आए हैं। मिन इंक को छेड़ने लगती है कि तुम पा की कितनी केयर करती हो, उससे कितना प्यार करती हो, साफ साफ दिख रहा है। इंक साय फील करती है। पा और मिन उस पर हंसने लगते हैं। मिन के जाने के बाद पा कहती है, क्या सच में तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो? इंक मना कर देती है, पर पा के जिद करने पर इंक मान जाती है कि वो उसे बहुत लाइक करती है। आगे भी स्कूल ग्राउंड में थे। इंक पा की पिक्चर ले रही थी। वे कभी रूम में, कभी ग्राउंड में, कभी स्केच करते हुए, कभी ड्रिंक करते हुए बहुत सी पिक्चर लेते हैं। पा इंक को बताती है,
कि उसकी कौन कौन सी पिक्चर अच्छी है। इंक भी उसी के हिसाब से बाकी फोटो ले रही थी। अब पा थकी हुई फील कर रही थी। वो इंक को घर चलने को कहती है, पर इंक नहीं मानती। वो रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, पा सिर्फ 1 ही 2 पिक्चर बाकी है, फिर मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगी। अब इंक उसकी फोटो लेने लगती है। तभी एक बाइसिकल गर्ल पा से टकरा जाती है। उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। आगे हम देखते हैं पा को होश आ चुका है, पर उसके आसपास सारे स्कूल के बच्चे थे। एक स्टूडेंट उससे माफी मांगते हुए कहता है, सॉरी मिस पा, गलती से बॉल तुम्हें लग गया था। आगे सारे बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। पा देखती है कि सब कुछ अजीब है। कुछ टाइम पहले वो इनके साथ थी, पर इस टाइम वो स्टूडेंट के बीच है। तभी सोम उसकी फ्रेंड उसके पास आती है। वो उसे क्लास में लेकर जाने लगती है। पा कहती है, तुम अमेरिका से कब आई और स्कूल ड्रेस में क्यों? सोम कहती है, क्या अजीब बातें कर रही हो, पहले मैं हाई स्कूल तो पास कर लूं, तभी तो अमेरिका जाऊंगी। अब स्कूल ग्राउंड में थी। पा पूरी कंफ्यूज हो चुकी थी। वो सोम से पूछती है, ये कौन सा साल है? सोम बताती है, हम 10th क्लास में हैं, ये 2015 है, तुम आज अजीब बर्ताव कर रही हो। पा ये सुन शौक थी कि वो 2015 में कैसे आ गई। वो कहती है, सोम मैं पास्ट में आ गई हूँ, मुझे जाना होगा, मैं यहाँ नहीं रह सकती। पा घूमते हुए एक पिलर के पास आ जाती है। वो सोचती है, मैं यहाँ तब आई जब बाइसिकल से मेरा एक्सीडेंट हुआ, क्यों ना मैं दोबारा घायल हो जाऊं, तो शायद मैं वापस प्रेजेंट में पहुंच जाऊंगी। अब वो कई बार अपने सर को पिलर से हिट करती है, पर वो अभी तक पास्ट में ही थी। उसके सर से ब्लड भी आने लगा था, पर उसे इसकी बिल्कुल चिंता नहीं थी। अब वो नीचे गिरने ही वाली थी। तभी इंक उसे कैच कर लेती है। वो बहुत हैरान थी कि पा ऐसा क्यों कर रही थी। पा ये देख बहुत खुश होती है कि इंक आखिरकार उसे मिल गई, पर इंक तो पा को अभी नहीं जानती। इंक कहती है, तुम्हारे सिर को क्या हुआ? अब इंक पा के चोट पर दवाई लगाती है। पा ये देख बहुत अच्छा फील कर रही थी। वो कहती है, तुम हमेशा से कितनी केयरिंग हो, पर इंक उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। वो कहती है, अब तुम अपना ध्यान रखना। वो वहाँ से जाने लगती है। पा कारण पूछती है। इंक बताती है, मुझे कॉन्टेस्ट के लिए पिक्चर लेनी है। अब वो जा चुकी थी। पा बहुत ही खुश थी। अब वो सोम के पास जाती है। वो उसे पूछती है, सोम ये बताओ, अगर तुम प्रेजेंट से पास्ट में चली जाओ और अगर वो वही दिन होगा जिस दिन तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे प्यार में पड़ जाएगा, तो तुम क्या करोगी? सोम कहती है, क्या करूँगी? मैं अपने बॉयफ्रेंड को दोबारा प्यार में डालने की कोशिश करूँगी। अगर ऐसा नहीं किया तो प्रेजेंट फ्यूचर भी चेंज हो जाएगा। अब पा डिसाइड करती है कि उसे किसी तरह इंक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होगा ताकि वो उसकी फोटोज खींचे, जैसा कि पिछले पास्ट में हुआ था। अब इंक पास में ही फोटोज ले रही थी। पा उसे देख अलर्ट हो जाती है। वो उसी कैट को अपने पास लाती है, उसके साथ खेलने लगती है, पर इस बार सब कुछ उल्टा होता है। इंक उसके पास से जाने लगती है। पा पूरी कोशिश में थी कि इंक उसकी पिक्चर ले ले। वो इंक से रिक्वेस्ट भी करती है, पर इंक उसे इरिटेट फील कर रही थी। वो वहाँ से चली जाती है। पा उदास हो जाती है। अब इंक अपनी क्लासमेट के साथ थी। वो उसे अपनी पिक्चर दिखा रही थी। वहाँ पा भी उसे चुपके से देख रही थी। वो उसे कई इशारे करती है, पर इंक उसे इग्नोर करती है। आगे इंक बाहर फोटोज खींच रही थी, पर पा उसे वहाँ भी नहीं छोड़ती। वो उसके कैमरे के आगे पीछे घूम रही थी ताकि वो किसी तरह बस उसकी फोटोज खींच ले। वो कभी स्कूल के बाहर तो कभी स्कूल के अंदर कोई जगह नहीं छोड़ती। वो इंक को बहुत तंग कर रही थी और इंक उसको बिल्कुल अटेंशन नहीं देती। आगे पा उदास होकर अपनी फ्रेंड सोम के पास जाती है। वो उसे पूछती है, क्या हो अगर तुम अपने बॉयफ्रेंड से कुछ करवाना चाहती हो पर वो तुम्हें इग्नोर करता हो, तुम क्या करोगी? सोम कहती है, तो तुम्हें उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होगा। वो जिस चीज में इंटरेस्ट रखता है तुम्हें उसी चीज पर काम करना होगा। वो खुद ब खुद तुम्हारे पास आ जाएगा। अब पा सोम का कैमरा लेकर वहाँ से निकल जाती है, क्योंकि इंक तो पूरे दिन फोटोज में लगी होती है। वो फोटोज को सबसे ज्यादा लाइक करती है। सोम उसे सावधान करती है कि प्लीज मेरे कैमरे का ध्यान रखना, ये बहुत ही एक्सपेंसिव है। अब पा इंक के पास जाती है। जैसे कि पा कैमरे के बारे में कुछ नहीं जानती, वो इंक से इसके बारे में पूछने लगती है। इंक पा को कैमरा चलाना सिखाती है। पा ये देख बहुत खुश थी। वो इंक की फोटो खींचने लगती है और कहती है, मैंने तुम्हारी पिक्चर खींची, तुम भी मेरी खींचो। इंक मना कर देती है। अब पा बहुत रिक्वेस्ट करने लगती है। इंक भी मान जाती है। तभी एक बॉल उनके बीच में आकर गिरती है और इंक वहाँ से बहाने बनाकर वहाँ से चली जाती है। पा उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो नहीं रुकती। अब पा उदास होकर फिर से सोम के पास जाती है। पा के कारण सोम की आइसक्रीम भी गिर जाती है। पा कहती है, अगर तुम्हारे सारे प्लान बारी बारी से फ्लॉप होते हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें देखता भी नहीं, हर बार इग्नोर करता हो, तो तुम क्या करोगी? सोम कहती है, उसे रूम में लॉक कर दूंगी।
और फिर उससे खुलकर बात करूंगी कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो किस बात से गुस्सा है। अब्बा खुश हो जाती है। वो कहती है, सोम, अगर ये प्लान सही किया तो तुम्हारे अमेरिका से आने के बाद मैं तुम्हें अच्छी ट्रीट दूंगी। सोम हैरान थी कि मैं अमेरिका कब जाऊंगी, पता नहीं ये कैसी बातें कर रही है। आगे पा इनको एक रूम में लॉक कर देती है। उसे कहती है, क्या तुम्हें पता है मैं यहाँ फ्यूचर से पास्ट में आई हूँ। मैं तुम्हें अपने फ्यूचर में चाहती हूँ। तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, पर आज अगर तुमने मेरी फोटो नहीं खींची तो फ्यूचर चेंज हो जाएगा, मैं तुम्हें खो दूंगी। भाई सब कहते कहते वहाँ रोने लगी थी। अब इंक मान जाती है और उसकी फोटोज खींच लेती है और कहती है, पा तुमने जो भी कहा मैं उस पर विश्वास नहीं करती, पर तुम्हारी खुशी के लिए मैंने तुम्हारी विश पूरी कर दी। आज के बाद मुझे इरिटेट मत करना, मेरा पीछा छोड़ दो। अब इंक वहाँ से चली जाती है। पा वहाँ इमोशनल हो गई थी क्योंकि वो इंक से बहुत प्यार करती है। आगे हम देखते हैं पा स्कूल के पार्क में उदास बैठी हुई थी। तभी वो देखती है कि उसकी कैट पेड़ के ऊपर फंस गई है। अब पा उसकी हेल्प करती है, उसे बचा लेती है। दूर से ये सब इंक देख रही थी। उसे देखकर ये अच्छा लगता है। वो उसकी पिक्चर भी लेती है। तभी पा का पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ी से गिर जाती है। इंक ये देख डर चुकी थी। उसे उसकी चिंता हो रही थी। पा बेहोश हो गई थी। आगे जब उसे होश आता है तो वो फ्यूचर में थी, यानी उस टाइम जिस समय इंक उसकी बेस्ट फ्रेंड है जो हमेशा उसका ख्याल रखती है। पा भी बहुत कंफ्यूज थी। वो इंक को देख बहुत खुश थी। वो उसके गले लग जाती है। इंक भी उसे देख बहुत खुश थी। यहाँ हम समझते हैं कि पा पास जाने का सिर्फ सपना देख रही थी। आगे इंक कहती है, पा चलो अब घर चलते हैं, वैसे भी तुम थक गई थी। पा कहती है, नहीं इंक, अभी हम बहुत सी पिक्चर लेंगे। उस टाइम तो मैं ऐसे ही कह रही थी, हम हर डिजाइन में फोटोज लेंगे। अब दोनों फोटोज के लिए रेडी होते हैं। इंक कैमरे को सेट करती है। पा कई पोज करके फोटोज खिंचवाती है। इंक बारी बारी से पा को दिखाती है कि कौन कौन सी पिक्चर उसे सबसे ज्यादा अच्छी लगी। दोनों बहुत सी पिक्चर लेते हैं। दोनों साथ में बहुत खुश थे। आगे वो दोनों साथ में बैठे थे। इंक कहती है, पा तुम बेहोश होने से पहले घर जाना चाहती थी, पर होश आने के बाद थोड़ी सी बदली हो, ऐसा क्या हुआ। अब पा इंक को अपने सपने के बारे में बताती है कि वो कैसे पास में ट्रैवल होने का सपना देख रही थी। वो कहती है, इंक वो सब देखने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि तुम मेरे लिए कितने खास हो, बहुत इम्पोर्टेंट हो। ये सुनकर इंक को बहुत अच्छा लगता है। वो कहती है, पा तुम्हें पता है जब मैंने तुम्हारी पहली बार पिक्चर ली थी उस टाइम मैं फोटोग्राफी छोड़ने वाली थी। मैंने गिव अप कर लिया था, पर उसी टाइम मैंने तुम्हें देखा। वो बहुत ही अच्छा मोमेंट था पिक्चर लेने का, और मैं तुम्हारे कारण ही फोटोग्राफी में वापस आई। तुम ही मेरी मोटिवेशन हो। ये सुन पा बहुत खुश होती है। दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। आगे पा इंक की फोटो लेना चाहती थी, पर इंक कहती है, मैं भी रेडी नहीं हूँ। पा कहती है, तुम हमेशा मेरी पिक्चर लेती रहती हो, पर मैं कभी नहीं। अब पा जिद पर अड़ जाती है कि वो इंक की फोटोज लेकर रहेगी। अब इंक मान जाती है। पा उसकी फोटोज खींचती है। अब पा कहती है, एक फोटोज कितना कीमती होता है वो अब मैं जानती हूँ। उसमें हमारी कितनी यादें होती है, हैप्पीनेस की, सैडनेस की। इन पलों को हम एक पिक्चर में देख सकते हैं। आज हम देखेंगे जीरो फोटोग्राफी सीरीज का पार्ट 2। पिछले एपिसोड में हमने इंक और पा की स्टोरी देखी थी। इस पार्ट में हम माकी और फोंग की स्टोरी देखेंगे। माकी और फोंग दोनों ग्राफिक डिजाइनर हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि रात का समय है। माकी हमारी फीमेल लीड एक्सरसाइज कर रही है। उसके रूम में चारों तरफ कैट्स की पिक्चर लगी हुई थी जो बहुत सी वैरायटी की थी। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट शुरू हो चुका है। माकी अपनी जॉब पे जा रही थी। उसकी बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम ओम है वो माकी को छेड़ने लगती है कि तुम कितनी क्यूट लग रही हो, क्या किसी के साथ डेट पे जा रही हो। माकी हंसते हुए कहती है, तुम कभी नहीं मानोगी, मैं हमेशा ऐसे रहती हूँ। दोनों बहुत हंसी मजाक करते हैं। ये दोनों साथ में ही इस कंपनी में काम करते हैं। अब ओम अंदर चली जाती है, पर उसके पहले जाने से डोर का साइड माकी को लगने वाला था। क्योंकि माकी के हाथ में सामान था वो डर चुकी थी क्योंकि वो भी डोर को हैंडल कैसे करे। वो डोर उसे अब लगने ही वाला था। तभी वहाँ एक हैंडसम बॉय आता है। दरअसल ये हमारा मेन लीड फोंग है जो माकी की तरह वो भी ग्राफिक डिजाइनर है। वेल फोंग और माकी एफ और थाईलैंड सीरीज में भी थे गुरिया रैन के रूप में, पर वहाँ ये सिर्फ दोस्त थे। देखते हैं इस सीरीज में क्या ये कपल बनेंगे, क्या ये रिलेशनशिप में आएंगे जो हम सब चाहते हैं। अब जैसा कि फोंग डोर को पकड़ लेता है और माकी गिरने से बच जाती है। दोनों बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे। अब फोंग माकी का हालचाल पूछता है कि कहीं उसे चोट न लग गई हो, पर माकी से थैंक्स करने की जगह उसे धक्का देकर वहीं गिरा देती है। वो पता नहीं, लेकिन फोंग को देखकर वो डर चुकी थी। ओम ये सब दूर से देख लेती है।
आगे वे सब मीटिंग के लिए असेंबल होते हैं। वे देर से आने के लिए सॉरी कहते हैं। वहाँ मीटिंग में ओम चुपके से माकी से बात कर रही थी। वो कहती है, माकी तुमने फोन को धक्का क्यों मारा? मैं जानती हूँ वो बहुत हैंडसम है, शायद इसीलिए तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। माकी कहती है, अरे नहीं ओम, तुम जानती हो मुझे सर्कल से डर लगता है। यह हमें पता चलता है कि माकी को गोल चीजों से डर लगता है, चाहे वो ड्राइंग में, डिजाइन में या प्रैक्टिकल लाइफ में हो। और वो उस टाइम फोन की क्लासेस को देख कर डर गई थी, इसीलिए उसने उसे पुश किया था। आगे हम देखते हैं मीटिंग में वहाँ के मैनेजर, जिनका नाम जेब था, वो फोन को सबसे इंट्रोड्यूस करती है। वो बताती है कि फोन भी ग्राफिक डिजाइनर है और माकी भी। माकी, आज से तुम फोन के साथ काम करोगी। फोन तुम्हारा सीनियर है, तुम उनसे बहुत कुछ सीखोगी। ये सुन ओम माकी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अब पता नहीं माकी फोन को कैसे फेस करेगी, जो हमेशा सर्कल क्लासेस पहनता है, जिससे माकी बहुत डरती है। वहाँ फोन थोड़ा कंफ्यूज था कि पता नहीं माकी मुझे देख क्यों परेशान है। अब लंच टाइम में ओम माँ के साथ बैठे थे। माकी अभी भी अपने काम में लगी थी। उसकी फ्रेंड ओम उसे बहुत टीज करती है। वो स्वीट्स खा रही थी जो सर्कल शेप में था। माकी उसे देख डर जाती है। अभी वो बातें कर ही रहे थे तभी वहाँ फोन आता है। वो दोनों को हेलो कहता है, पर माकी उसकी तरफ बिल्कुल नहीं देखती। अब फोन ओम को एक टॉय देता है। दरअसल फोन जापान गया था और वो सबके लिए गिफ्ट लाया था। ओम को वो टॉय पसंद नहीं आता। वो कहती है, ये टॉय तो मैं कहीं से भी ले सकती हूँ। माकी कहती है, तुम कहीं से भी ले सकती हो, पर ओरिजिनल चीज की बात ही अलग होती है। दरअसल उस टॉय की मेन ब्रांच जापान में थी, इसीलिए माकी कह रही थी। फोंग ये सुन माकी से इम्प्रेस था। वो माकी की तारीफ करता है, पर माकी उससे बार बार नजर चुरा रही थी। आगे फोंग माकी को भी गिफ्ट देता है। वो बहुत ही क्यूट टॉय था, माकी को बहुत पसंद आता है। वो उसे थैंक्स कहती है। फोंग थोड़ा कंफ्यूज था कि माकी उसकी तरफ क्यों नहीं देख रही। वो उसे कहता है, तुम मुझसे खुलकर बात कर सकती हो। हम देखते हैं माकी अपना प्रोजेक्ट बनाने में लगी थी। उसे लोगो पर 0 ऐड करना था, पर जैसे कि हम जानते हैं माकी सर्कल चीजों से डरती है, इसीलिए उसके हाथ कांप रहे थे। वो 0 प्रेस नहीं कर पा रही थी। तभी फोंग उसे कुछ पूछता है। माकी थोड़ा डर जाती है। बाद में वो फोंग से सॉरी कहती है। फोंग कहता है, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ। वैसे माकी तुम मेरी आंखों में क्यों नहीं देख रही? तुम बार बार मुझे इग्नोर कर रही हो। माकी उसे बताने वाली थी कि उसे गोल चीजों से डर लगता है और अभी भी फोंग ने राउंड ग्लासेस पहने थे, पर वो ये सब उसे कहती तभी जेब उसके मैनेजर वहाँ आ जाती है। वो उसे जल्द से जल्द प्रोजेक्ट सबमिट करने को कहती है। अब माकी जल्दी जल्दी अपने काम को पूरा करती है। आगे हम देखते हैं ओम माकी साथ में थे। ओम कहती है, माकी तुम्हें फोंग को बता देना चाहिए कि तुम्हें राउंड चीजों से डर लगता है, नहीं तो वो कुछ और समझ लेगा। माकी कहती है, नहीं मुझे नहीं लगता, तुम तो मेरी कॉलेज फ्रेंड हो और वो तो अभी अभी आया है, तो वो मुझे कैसे समझेगा। ओम उसे समझाती है, पर माकी नहीं मानती। तभी वहाँ अचानक फोंग आ जाता है। वो माकी के लिए जूस लाया था जिसपे बड़े बड़े 0 के डिजाइन बने थे और जिसे माकी हमेशा अवॉइड करती है। वो इतना डरती है कि राउंड सर्कल जैसे खाने वाली चीजें भी इग्नोर करती है। अब वे बातें डिस्कस करते हैं। ओम कहती है, फोंग माकी इतनी जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करती। फोंग कहता है, माकी चिंता मत करो, मैं बाकी बॉय जैसा नहीं हूँ, तो मुझे जो चाहो कह सकती हो, मुझसे पूछ सकती हो। ये सुन ओम हंसने लगती है। माकी थोड़ा साइकिल करती है। वो एक बार फोंग को देखती भी है, पर तभी नजर झुका देती है। फोंग थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। आगे माकी अपने घर पर थी। वो डिनर कर रही थी। उसकी मॉम कपड़ों को आयरन कर रही थी। वो माकी से ऑफिस का हाल पूछती है। माकी बताती है सब कुछ हमेशा की तरह था। आगे उसकी मॉम उसे एक एप्रन पहनाती है जो उन्होंने उसके लिए खास बनाया था। आगे माकी उन्हें बता देती है कि उसका सीनियर यानी फोंग राउंड ग्लासेस पहनता है, जिससे वो बहुत डरती है। उसकी मॉम हंसने लगती है। वो उसे बहुत टीज करती है। दोनों बहुत खुश थे। माकी अपने रूम में जाने लगी थी। तभी उसकी मॉम थोड़ा अलर्ट होते हुए कहती है, माकी 3 दिनों में पूर्णिमा का चांद आने वाला है, रात को तुम घर जल्दी आना। माकी उन्हें हाँ कहती है। अब नेक्स्ट टाइम देखते हैं फोंग एक रेस्टोरेंट में था। वहाँ वो पेस्ट्रीज की पिक्चर ले रहा था। हम वहाँ माकी को भी देखते हैं क्योंकि वो रेस्टोरेंट माकी की मॉम का था। दूर से माकी फोंग को देख रही थी। वो फोंग को देख मनी मन बहुत खुश थी। उसकी मॉम ये देख कहती है, क्या तुम उसे लाइक करती हो? बस तुम उसे देख ही जा रही हो। माकी कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी। वैसे मॉम वही मेरा सीनियर है जिसे मैं इग्नोर करती हूँ, पर आज उसने ग्लासेस नहीं पहने। उसकी मैम उसे बहुत चिढ़ती है, पर लास्ट में वो सीरियस होते हुए कहती है, तुम्हें हमारे रूल्स पता है ना, तुम वो नहीं तोड़ सकती। वो पता नहीं किस रूल की बात कर रहे थे। माकी उन्हें विश्वास दिलाती है कि वो कुछ भी गलत नहीं करेगी।
आगे माकी फोंग के पास जाती है। फोंग उसे देख पूरा हैरान था। माकी उसे ग्लास के बारे में पूछती है। फोंग कहता है, आज मैंने लेंस पहने हैं, वैसे तुम्हें क्या पसंद है, ग्लास या लेंस? माकी कहती है, मैं नहीं जानती, जो तुम्हारा मन करे वो पहनो। अब दोनों साथ में प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। फोंग उसे अपना डिजाइन दिखाता है। अब माकी भी अपना लोगो दिखाती है। वो थोड़ा नर्वस थी। फोंग कहता है, डोंट वरी माकी, तुम प्रेजेंटेशन अच्छे से कर सकती हो, बस अपने आप पर भरोसा रखो। अब माकी उसे लोगों के बारे में सब कुछ बताती है। फोंग उसकी बहुत तारीफ करता है। वो उसे कई टिप्स भी देता है। आगे फोंग उसे चांद का डिजाइन दिखाने वाला था जो उसके लैपटॉप में था। उसे देख माकी बिल्कुल डर जाती है। उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। फोंग तो घबरा जाता है। वो माकी से पूछता है तो वो कहती है, मुझे चांद से डर लगता है। फोंग तभी लैपटॉप बंद कर देता है ताकि माकी वो पिक्चर ना देखे। वो उसे माफी मांगता है। माकी थोड़ी डरी हुई थी। वो वहाँ से चली जाती है। ये देख फोंग माकी के लिए चिंता में था। वो ये भी सोच रहा था कि शायद उसके कारण माकी परेशान हो गई। अब नेक्स्ट टाइम माकी वो लोगो जो उसने बनाया था वो अपने क्लाइंट को दिखाती है, पर उस क्लाइंट को वो लोगो बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो माकी को बहुत डांटता है। माकी ये देख उदास हो जाती है। वो बाहर आकर ओम और फोंग को बताती है कि लोगो किसी को भी पसंद नहीं आया। ओम और फोंग दोनों उसके लिए दुखी थी। अब रात हो गई थी। हम देखते हैं माकी और फोंग एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे। माकी वहाँ रोने लगी थी। फोंग उसे मोटिवेट करता है कि तुम्हें क्लाइंट की बातें दिल से नहीं लगानी चाहिए, बल्कि उसे एडवाइस की तरह यूज करो। वो माकी के आंसू भी पोंछता है। माकी ये देख थोड़ा हैरान थी कि फोंग उसकी कितनी केयर करता है। आगे फोंग उसे हंसाने की, उसका मूड फ्रेश करने की कोशिश करता है। वो डिनर के साथ दूसरे पोज करता है जिससे माकी हंसने लगती है। फोंग ये देख बहुत खुश था। ये सब देख माकी को एक आइडिया आता है, यानी अब वो लोगों का नया डिजाइन जानती है। वो फोंग को ऐसे ही पोज रखने को कहती है जैसा वो उसे हंसाने के लिए कर रहा था। वे दोनों बहुत हंसते हैं। आगे हम देखते हैं माकी अपने घर आ चुकी है। उसकी मॉम सोफे पे सोई हुई थी। माकी उन्हें डराने की सोचती है। वो धीरे धीरे उनके पास जाती है, पर तभी उसकी मॉम जोर से चिल्लाकर उसे ही डरा देती है। माकी बिल्कुल डर चुकी थी। उसकी मॉम उस पर बहुत हंसती है। आगे उसकी मॉम उसे स्माइल करते हुए कहती है, क्या तुम किसी बॉय के साथ थी? कहीं तुम्हें प्यार तो नहीं हो क्या? माकी कहती है, नहीं नहीं मॉम, ऐसा कभी नहीं हो सकता। माकी बहाना बनाते हुए उनसे बचने की कोशिश करती है, पर उसकी मॉम को उस पर शक हो चुका था। अब नेक्स्ट डे सब अपनी जॉब पे थे। माकी फोंग अपने डिजाइन बनाने में लगी थी। माकी नया लोगो बना रही थी। फोंग वो लोगो देख बहुत खुश था। वो माकी की बहुत हेल्प करता है। माकी देखती है कि फोंग जो उसका डिजाइन बना रहा है, उसके बारे में पूछती है। फोंग कहता है, ये मेरा फेवरेट जूस है। माकी ने आज तक वो जूस नहीं पिया था क्योंकि उस पर जीरो का डिजाइन था। फोंग उसे जूस पीने को रिक्वेस्ट करता है, पर वो कहती है, मैं किसी दिन इसे जरूर ट्राई करूंगी। वे दोनों वहाँ मस्ती करते हुए अपना काम कर रहे थे। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं ओम और फोंग माकी का वेट कर रहे थे क्योंकि वो नया डिजाइन क्लाइंट को दिखाने गई थी। कुछ देर बाद माकी उदास होते हुए मीटिंग रूम से बाहर आती है। सबको लगता है शायद लोगो फिर से रिजेक्ट हो गया, पर तभी माकी उन्हें सरप्राइज देते हुए कहती है, वो उन्हें बहुत पसंद आया, उन्होंने मेरी बहुत तारीफ की। माकी फोंग को थैंक्स कहती है क्योंकि उसी के कारण उसे वो आइडिया आया था। फोंग कहता है, मैं बहुत लकी हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प कर पाया, तुम्हें इंस्पायर कर पाया। ये देख माकी थोड़ा सा फील करती है। ओम समझ गई थी कि फोंग माकी को लाइक करता है। अब सभी इसको सेलिब्रेट करना चाहते थे, पर माकी कहती है, आज नहीं, हम कल सेलिब्रेट करेंगे। ओम बहुत जिद करती है, पर माकी नहीं मानती। दरअसल आज पूर्णिमा की रात थी, जैसा कि उसकी मॉम ने उसे अलर्ट किया था कि आज रात वो बाहर नहीं रह सकती, इसीलिए माकी डर रही थी। अब सब डिसाइड करते हैं कि वे कल ही सेलिब्रेट करेंगे। वे सब बहुत खुश थे, पर तभी उनके मैनेजर माकी पर चिल्लाने लगती है। वो कहती है, नेट पर देखो तुमने क्या कर दिया है, तुम पूरी कंपनी को डुबा दोगी। दरअसल माकी ने एक गलती कर दी थी। उसने जो पिछला डिजाइन बनाया था जिस पर जीरो टाइप करना था, वहाँ पर उसने जीरो नहीं लगाया था और 10% का 1% बन गया था, जिससे उस कंपनी को बहुत लॉस हो रहा था। जिसने ये डिजाइन बनवाया था उसकी मैनेजर जेब माकी को बहुत डांटती है और कहती है, तुम्हें आज रात ही इस डिजाइन को ठीक करना है। पोस्टर भी जो लगाए जा चुके हैं उन्हें चेंज करना है। माकी इसमें शौक थी क्योंकि आज रात वो बाहर नहीं आ सकती, पर काम के कारण उसे करना पड़ेगा। माकी बहुत परेशान थी। आगे अब रात हो चुकी थी। माकी फोंग रास्ते में थे। माकी बहुत गिल्टी फील कर रही थी। फोंग कहता है, तुम अपने आप पर सारी गलतियां मत डालो क्योंकि ये डिजाइन तो तुमने चिप को भी भेजा था। वो पहले ये चेक कर सकती थी, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और लास्ट में सब तुमको डांट रहे हैं।
फोंग माकी को संभालता है। अब जैसा कि आज पूरे चांद की रात थी, चारों तरफ चांद की रोशनी फैली हुई थी। माकी को डर लग रहा था। फोंग समझ जाता है। वो अम्ब्रेला से माकी को कवर करता है। माकी थोड़ा साइकिल करती है। वो कहती है, तुम क्या कर रहे हो? अभी तो बारिश भी नहीं हो रही, लोगों में देख क्या कहेंगे। पर फोंग उसकी नहीं सुनता और अम्ब्रेला से पूरे रास्ते माकी को सेफ रखता है। अगर वो दोनों पुराने पोस्टर हटाकर नए 10% वाले पोस्टर लगा देते हैं। अब लोगों का काम खत्म हो चुका था। माकी वॉशरूम जाना चाहती थी। वो वहाँ से चली जाती है। फोंग उसे अम्ब्रेला देते हुए केयरफुल रहने को कहता है। अब कुछ देर बाद माकी जब वापस आती है, वो फोंग के पास जाती है। वो देखती है कि एक चोर फोंग को लूटना चाहता है। उसने फोंग के गले पर चाकू लगा रखा था। फोंग उस चोर से कहता है, मेरे सारे पैसे ले लो, पर प्लीज मेरा लैपटॉप नहीं, उसमें मेरे बहुत जरूरी फाइल्स हैं। पर वो चोर नहीं मानता। माकी फोंग किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फोंग माकी को वहाँ से जाने को कहता है क्योंकि वो माकी को खतरे में नहीं डालना चाहता। अब माकी अपना अम्ब्रेला नीचे रख देती है। वो धीरे धीरे फोंग के पास जाने लगती है। वो चांद को देखे जा रही थी। उसकी आंखें अब रेड हो चुकी थी। उसकी बॉडी कैट की तरह बनती जा रही थी। यहाँ हमें पता चलता है कि माकी एक नॉर्मल इंसान नहीं है, वो इंसान के साथ साथ एक कैट भी है। माकी को देख चोर डर चुका था। वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। फोंग माकी को देख हैरान था। माकी अब बेहोश हो जाती है। फोंग उसे जगाने की कोशिश करता है। अब माकी होश में आ जाती है, पर वो फोंग को देखते ही वहाँ से चली जाती है। फोंग उसे आवाज लगाता है, पर वो नहीं रुकती। फोंग बहुत उदास हो गया था और चिंता में भी। अब माकी रोते हुए अपने घर जाती है। वो अपनी मॉम को सारी बात बताती है। उसकी मॉम उसे संभालती है। माकी वहाँ बहुत दुखी थी। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट डे सब अपने जॉब पे थे, पर आज माकी कंपनी में नहीं आई थी। फोंग उसका वेट कर रहा था। ओम बताती है कि माकी को आज जरूरी काम है, इसीलिए उसने लीव ली है। फोंग तो जानता था कि रात को जो हुआ था माकी उसी के कारण आज नहीं आई। वो अब उसी टाइम उससे मिलने निकल जाता है। वो उसके कैफे पर जाता है, पर वहाँ का डोर लॉक था। वो माकी को आवाज लगाता है, पर वो बाहर नहीं आती। फोंग अब बाहर ही उसका वेट करने लगता है। कुछ देर बाद वहाँ माकी आ जाती है। माकी उसे घर जाने को कहती है। वो फोंग से बचने की कोशिश कर रही थी। वो अपने पर्स में से की ढूंढ रही थी, पर चाबी उसे नहीं मिलती। माकी परेशान हो गई थी। फोंग कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? माकी कहती है, क्या तुम मुझसे नहीं डरते? कल रात जो हुआ तुमने नहीं देखा? फोंग कहता है, मुझे डर क्यों लगेगा? तुमने मेरी जान बचाई थी। पर माकी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। वो वहाँ से जाने लगती है। फोंग अब उसे अपना प्यार कन्फेस करता है कि माकी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। क्या तुम ऐसा फील नहीं करती? माकी कहती है, हाँ मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, पर ये सब इम्पॉसिबल है। मैं एक नॉर्मल इंसान नहीं हूँ। क्या तुम मुझे संभाल पाओगे? माकी रिलेशनशिप में आने से साफ साफ मना कर देती है, पर फोंग उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है और लास्ट में वो उसे मना ही लेता है। दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। फोंग माकी के आंसू पोंछता है। दोनों बहुत खुश थे। आगे हम देखते हैं कि दोनों साथ में ट्रिप पर आए हैं। वे दोनों अब रिलेशनशिप में हैं। अब वे साथ में बैठे थे। फोंग कहता है, वैसे मैं थोड़ा एम्बैरेस हूँ कि एक गर्ल ने मेरी जान बचाई। माकी कहती है, क्यों, क्या हुआ? क्या गर्ल किसी को नहीं बचा सकती? बॉय गर्ल दोनों एक दूसरे की सेफ्टी कर सकते हैं। अब वे साथ में जूस पीते हैं। माकी को जूस बहुत टेस्टी लगता है। फोंग कहता है, इसीलिए तो ये मेरा फेवरेट है। पता नहीं ये तुमने पहले क्यों नहीं ट्राई किया? माकी बताती है, ये जीरो के डिजाइन के कारण जिसे देख मैं डर जाती हूँ, और वैसे जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था मैं इसीलिए तुम्हें देख डर गई थी क्योंकि तुमने राउंड ग्लासेस पहने थे। फोंग कहता है, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था कि शायद तुम मेरे फेस को बिल्कुल लाइक नहीं करती। फोंग डिसाइड करता है कि अब वो कभी भी राउंड ग्लासेस नहीं पहनेगा, जिससे माकी को परेशानी नहीं होगी। माकी कहती है, वैसे मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ। फोंग कहता है, प्लीज एक बार और कह दो। माकी दोबारा कहती है कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ, तुम्हें देख बहुत अच्छा फील करती हूँ, तुम्हारे पास होने से मुझे डर नहीं लगता। फोंग इस वक्त ब्लश करने लगा था। वो थोड़ा शाई फील कर रहा था। अब वो माकी को जूस के लीड दिखाता है जो राउंड शेप में थे, पर माकी उसे देख नहीं डरती। फोंग कारण पूछता है। माकी कहती है क्योंकि डिजाइन बहुत ही क्यूट है। फोंग उसे बहुत हंसाता है। माकी उसके साथ बहुत खुश थी। अब दोनों साथ में जूस पीते हैं और बहुत सी बातें डिस्कस करते हैं, और इसी के साथ स्टोरी की एंडिंग होती है। अब हम देखेंगे जीरो फोटोग्राफी सीरीज का पार्ट 3। पिछले पार्ट में हमने माकी और फोंग की स्टोरी देखी थी। इस पार्ट में हम कॉन और विन की स्टोरी देखेंगे। वेल कॉन प्रोफेशन से एक बेकर है। उसका सपना है बैंकॉक में एक बेकरी खोलने का।
दूसरे करेक्टर की बात करें तो जिसका नाम विन है, वो और कौन दोनों रिलेशनशिप में है। कौन अब बैंकॉक में ही रहता है, इसलिए विन अपने सारे काम छोड़ उसके लिए बैंकॉक शिफ्ट हो चुका है ताकि वो भी उसके सपने को पूरा करने में हेल्प कर पाए। अब शुरुआत में हम देखते हैं कि कौन विन कहीं कार से जा रही है। कौन ने विन की आंखों पर पट्टी बांध रखी थी, वो उसे कोई सरप्राइज देने वाला था। विन को तेज भूख लगी थी। कौन उसे कुकीज खिलाता है पर वो विन को पट्टी हटाने नहीं देता। विन बहुत ही एक्साइटेड था सरप्राइज देखने के लिए। अब कौन कार को रोकता है, वे दोनों कार से बाहर निकलते हैं। आगे कौन विन का पट्टी हटाता है। हम देखते हैं कौन ने एक घर खरीदा था जिसमें वो विन के साथ रहेगा। दोनों एक साथ ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर करेंगे, साथ में सोएंगे, साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। ये सरप्राइज देख विन बहुत खुश था। आगे कौन नीचे झुकने लगता है, वो विन को प्रपोज करने वाला था। विन बिल्कुल साइलेंट हो चुका था, उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। कौन अब रिंग निकालता और उसे पहनाता, तभी कौन बार बार विन का नाम चिल्लाता है। दरअसल विन सिर्फ इमेजिन कर रहा था कि कौन उसे कितने सारे सरप्राइज देगा, पर रियलिटी में सब कुछ उल्टा था। हाँ, कौन विन को सरप्राइज देता है पर उतना खास नहीं जितना उसने इमेजिन किया था। उसने घर खरीदा था पर वो बहुत ही गंदा था, हर तरफ कचरे के ढेर थे। ये देख विन उदास हो जाता है। कौन कहता है, विन तुम्हें ये सरप्राइज कैसा लगा। विन हंसने का नाटक करता है क्योंकि उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। अब कौन विन दोनों घर के अंदर जाते हैं पर घर के अंदर भी हर तरफ गंदगी फैली थी। विन को ये देख अच्छा नहीं लगता। कौन कहता है, विन मैं हमेशा बिजी रहता हूँ इसीलिए ये सब साफ नहीं कर पाया। आगे वो दोनों किचन में थे, तभी कौन को मिस्टर पात का कॉल आता है। दरअसल मिस्टर पात भी एक बेकर है और पात और कौन दोनों साथ में काम करते हैं और दोनों साथ में कई नई चीजें बनाना सीखते हैं। अब मिस्टर पात कौन को शॉप पे बुला रहे थे। विन कौन को जाने को कहता है। कौन वहाँ से जाने लगता है। ये देख विन मन ही मन सैड था। वो मन में कहता है, पता है मिस्टर पात भी कौन को लाइक करते हैं। कई बार मुझे डर लगता है कि कहीं भी मुझसे कौन को छीन ना ले, कहीं कौन मुझे भूल ना जाए, पर मुझे कौन पर पूरा विश्वास है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। आगे विन पूरे घर की सफाई करता है, कभी किचन, कभी बेडरूम, तो कभी कपड़ों को धोने लगता है। उधर कौन भी पात के पास पहुंच चुका था। वे दोनों बेकिंग करने लगते हैं। उधर विन भी सफाई में लगा था। वो अब कहता है कौन का सपना है कि वो एक फेमस बेकर बने और वो खुद का एक रेस्टोरेंट खोलना चाहता है। वो कई क्लासेस अटेंड करता है जिसमें रोज नई नई डिश बनाना लर्न करता है और मैं भी उसकी जर्नी में सपोर्ट करना चाहता हूँ, इसलिए मैं उसके पास यहाँ शिफ्ट हो गया। पर वैसे लाइफ पार्टनर बनना, सपोर्टर बनना थोड़ा मुश्किल भी है, पर जिससे हम प्यार करते हैं उसकी केयर करने में हमें कितना अच्छा लगता है ना। आगे विन लंच करता है। उधर कौन मिस्टर पात दोनों बेकिंग कर रहे थे। कौन उन्हें बताता है कि विन अब उसके साथ रहता है, इसलिए वे अब घर पर कुकिंग प्रैक्टिस नहीं कर सकते। मिस्टर पात भी कहते हैं, हाँ कौन तुम सही कह रहे हो, विन को ये पता नहीं चलना चाहिए। उधर विन सफाई करते हुए घर के एक कोने में सिगरेट के टुकड़े देखता है, जिसे देख वो थोड़ा सैड था। आगे शाम को जब कौन घर आता है तो वो हर जगह विन को ढूंढने लगता है। वो देखता है कि विन कपड़े धो रहा है। वो अब उसके पास जाता है, दोनों साथ में कपड़े धोने लगते हैं। कौन विन को थैंक्स कहता है घर की सफाई के लिए, पर विन थोड़ा गुस्सा था। कौन विन के कंधों को दबाता है, उसे मनाने की कोशिश करता है। विन उसे माफ कर देता है। आगे वो पूछता है, क्या तुम स्मोकिंग करते हो। कौन हंसते हुए कहता है, नहीं नहीं मैं स्मोकिंग नहीं करता। अब वो टॉपिक चेंज करते हुए कहता है, चलो अब डिनर करते हैं। वो घर में चला जाता है। विन को उस पर शक होने लगता है कि कौन जरूर कुछ छुपा रहा है। अब नेक्स्ट डे दोनों एक रेस्टोरेंट में थे। कौन और विन दोनों जूस पीते हैं। विन को बहुत टेस्टी लगता है, उसे जापान की याद आने लगती है। कौन कहता है, ठीक है विन, साल के एंड में हम दोनों जापान घूमने जाएंगे। विन ये सुन बहुत खुश होता है। वहाँ टेबल पर सारे डाइटिंग फूड लग रहे थे, कुछ भी चटपटा या फास्ट फूड नहीं था। विन ये देख उदास हो जाता है। कौन उसे कहता है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जो तुम चाहोगे वही ऑर्डर करेंगी। अगले दिन कौन सुबह जल्दी उठता है। उसे मिस्टर पात से मिलने जाना था। विन उसे रोकने की कोशिश करता है, पर कौन को उनसे जरूरी काम था, इसलिए वो नहीं मानता। विन उसे ब्रेकफास्ट के लिए पूछता है, पर कौन कुछ भी नहीं खाता और कहता है, विन तुम्हें डाइटिंग करनी चाहिए, तुम दिन पर दिन मोटे होते जा रहे हो। कौन तो वहाँ से चला जाता है, पर विन अब बहुत गुस्से में था। वो कहता है, उसने ऐसे कैसे कह दिया कि मैं ज्यादा खाता हूँ, मैं मोटा होता जा रहा हूँ। आगे वो कौन के लिए लंच तैयार करता है और उसे देने जाता है, पर जब वो रेस्टोरेंट पहुँचता है तो वो मिस्टर पात और कौन को साथ में देखता है। दोनों बहुत पास थे और प्यार से बातें कर रहे थे। ये देख विन बहुत जेलस होता है।
और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं विन बाहर ही बैठा था। वेटर बार बार उसे ऑर्डर के लिए कह रही थी। विन उसे रिक्वेस्ट करते हुए वहाँ से भेज देता है। वो कुछ भी ऑर्डर नहीं करता। आगे कौन उसे मिलने आता है। वो उसे कुछ खाने को कहता है, पर विन को इस रेस्टोरेंट का कोई भी डिश पसंद नहीं था। कौन कहता है, विन तुम्हें थोड़ा कम खाना चाहिए, तुम्हारे हेल्थ के लिए यही सबसे बेस्ट है। ये सुन विन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो कौन को बहुत डांटता है और कहता है, मुझे पता है मैं तुम जैसा या मिस्टर पाथ जैसा फिट नहीं हूँ। मैं तुम्हारी तरह डाइट नहीं कर सकता। कौन भी गुस्से में आ चुका था। वो कहता है, मिस्टर पाथ को बीच में क्यों ला रहे हो? मैं उनसे कुकिंग करना सीखता हूँ, इसलिए मुझे उनके पास बार बार जाना पड़ता है। पर विन को मिस्टर पाथ और कौन पर शक था कि जरूर दोनों का अफेयर चल रहा है। वो गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगता है। दोनों में से कोई भी लंच नहीं करता। अब रात हो गई थी। दोनों कार से घर पहुंच चुके थे। वहाँ बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। कौन विन को समझाने की कोशिश करता है, पर विन कुछ भी नहीं सुनता। दोनों एक दूसरे के ऊपर गुस्सा उतारने में लगे थे। दोनों बहुत गुस्से में थे। तभी वहाँ अचानक जोर से एक बिजली गिरती है। हम देखते हैं कौन और विन एक सुनसान जगह पे हैं। वे दोनों सोच रहे थे कि शायद अब दोनों की डेथ हो चुकी है। तभी कौन विन को एहसास होता है कि उन दोनों की सोल एक दूसरे से एक्सचेंज हो चुकी है। तभी वहाँ आकाशवाणी होती है कि तुम दोनों अभी जिंदा हो, चिंता की कोई बात नहीं, पर हाँ तुम दोनों की सोल एक दूसरे से बदल चुकी है। ये तब तक ठीक नहीं होगा जब तक कि तुम दोनों को एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी की समझ नहीं होगी, जब तक कि तुम दोनों की लड़ाई खत्म नहीं होगी। अब सुबह हो चुकी थी। जब कौन की नींद खुलती है, वो सोचता है रात जो हुआ था यानी सोल एक्सचेंज की घटना वो सिर्फ एक सपना था। पर तभी विन कहता है वो सब कुछ सच था। हम एक दूसरे से बदल चुके हैं। तुम मेरे अंदर हो और मैं तुम्हारे। दोनों वहाँ फिर से लड़ने लगे थे। कौन जो अब विन के अंदर था वो कहता है, विन ये तुम्हारी गलती है। तुमने लंच टाइम फाइटिंग स्टार्ट की थी और अब रिजल्ट देखो। और विन जो कौन के अंदर था वो कहता है, मेरी गलती नहीं तुम्हारी गलती है। तुम हर बार मुझे ब्लेम करते हो। दोनों फिर से गुस्से में थे, पर अब दोनों को चिंता थी कि वो बाहर काम कैसे करेंगे। अब विन जो कौन के अंदर था वो कहता है, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए जॉब पे जाऊंगा और तुम घर का काम करोगी जो मेरी ड्यूटी थी। अब हम कौन को विन और विन को कौन कहेंगे ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। आगे हम देखते हैं विन ने घर के काम की पूरी लिस्ट बना रखी थी जिसे कौन बार बार चेक करता है। वो सोचता है ये कितने आसान काम है, झाड़ू पोछा खाना बनाना सिर्फ यही तो है, ये तो मिनटों में हो जाएंगे। अब वो काम करना स्टार्ट कर देता है। आगे वो किसी से मिलने जाता है। उधर हम विन को देखते हैं जिसे रेस्टोरेंट को चेक करना था, पर वो थोड़ा लेट था। मैनेजर उसे घर जाने को कहता है। विन उसे समझाता है कि मैं रास्ता भूल गया था, इसमें मेरी गलती नहीं है। अब मैनेजर मान जाता है। आगे विन रेस्टोरेंट में चला जाता है। उधर हम कौन को देखते हैं। वो मिस्टर पाथ से मिलता है और कहता है, प्लीज उसे हमारे बारे में मत बताना। मिस्टर पाथ कंफ्यूज हो जाते हैं कि विन किस तरह की बातें कर रहा है। अब कौन कहता है, बस अब कौन को ये मत बताना कि मैं आपसे मिलने आया था। वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। मिस्टर पाथ बहुत ही कंफ्यूज हो चुके थे। उधर विन रेस्टोरेंट के काम को देखता है, पर वो कई मिस्टेक करते करते बचता है। अब वो बिल्कुल खाली बैठा था। अब वो बोर होने लगा था। तभी एक गर्ल उसके पास आती है। वो कहती है, मिस्टर कौन, आपने प्रॉमिस किया था कि आप मुझे जापानीज केक बनाना सिखाएंगे। मुझे मेरे बॉयफ्रेंड को गिफ्ट करना है। ये सुन विन पूरी तरह शॉक था। वो मन में सोचता है, ओह गॉड, मुझे तो सिंपल केक भी बनाना नहीं आता, ये तो जापानीज की बात कर रही है। वो उसे कल परसों की बात करता है कि वो किसी और दिन केक बनाना सीखेंगे, पर वो गर्ल बहुत जिद्दी थी। वो कहती है, अगर आज मैंने केक नहीं बनाया तो मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे ब्रेकअप कर लेगा। विन मन में सोचता है, चलो देखते हैं, जो होगा सो होगा। केक बनेगा तो भी ब्रेकअप और केक ना बने तो भी ब्रेकअप, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। आगे वो दोनों किचन में थे। विन के सामने केक का पूरा सामान था, पर उसे पता नहीं था कि ये सब कैसे यूज करते हैं। वो सब कुछ गलत तरीके से कर रहा था। तभी मिस्टर पाथ वहाँ आते हैं। वो उसकी हेल्प करने लगते हैं। विन पहले तो गुस्सा करता है, फिर वो सॉरी कहता है क्योंकि इस टाइम मिस्टर पाथ ही उसकी हेल्प कर सकते थे। आगे मिस्टर पाथ उसे विन की बात बताते हैं जब वो रेस्टोरेंट में उससे मिलने आया था। ये सुन कौन यानी असलियत वाला विन गुस्से में आ गया था। वो सोचता है, कौन तुमसे एक दिन भी रहा नहीं जाता मिस्टर पाथ के बिना, मैं तुम्हें बाद में सबक सिखाऊंगा। अब मिस्टर पाथ उन्हें केक बनाने में हेल्प करते हैं। विन वहाँ बार बार बहाने बना रहा था और सारे काम मिस्टर पाथ ही करते हैं। अब विन को केक ओवन में रखना था, पर उसे तो ओवन सेट करना आता ही नहीं था। अब वो जो काम का नाटक करता है और मिस्टर पाथ ओवन को सेट करते हैं। अगर मिस्टर पाथ कौन को देखे जा रहे थे, वो उसे देख स्माइल कर रहे थे। ये देख विन को गुस्सा आ रहा था। आगे मिस्टर पाथ कहते हैं, वैसे तुम मुझे सरप्राइज में क्या दोगी, मैंने तुम्हारी कई प्लानिंग में हेल्प की है,
ये सुन विन बिल्कुल हैरान था। वो कहता है मैं तुम्हें क्या दूंगा, कुछ भी नहीं, और कौन सा गिफ्ट, मैं नहीं जानता। विन बहुत ही गुस्से में था, उसे कौन पर शक हो रहा था और मिस्टर पाथ उसके बिहेव से हैरान थी। पर विन बार बार बीमार होने का नाटक कर रहा था। दूसरी तरफ हम कौन को देखते हैं जो बिल्कुल थक चुका था। उसे घर के काम आसान लग रहे थे, पर अब वो समझ गया था कि हर काम में मेहनत लगती है। कोई भी काम इतना आसान नहीं होता जितना दिखने में लगता है। वो कहता है ऐसा लग रहा है मेरी सारी मसल खत्म हो गई हैं और मैं थक चुका हूँ, पर ये काम खत्म ही नहीं हो रहे। कभी वो डस्टिंग करता है, कई बार तो उसे गलती से बाल्टी का पानी गिर जाता है। वो ये देख चिल्लाते हुए कहता है मुझे ये सब नहीं करना, ये सब बहुत ही मुश्किल है। वो एक भी काम ढंग से नहीं कर पाता। वो सोच रहा था पता नहीं रात को विन उसका कितना मजाक उड़ाएगा, क्योंकि वो विन के काम को आसान समझ रहा था। अब वो मिरर में अपने चेहरे को देखता है, पर वहाँ वो विन को देखता है, जिसे देख वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है। उधर विन मिस्टर पाथ साथ में थे। वो केक भी पूरा बन चुका था, जिसे देख वो गर्ल बहुत खुश थी। वो सबको थैंक्स कहती है। मिस्टर पाथ को कहीं जाना था। विन सोचता है अगर ये चले गए तो मैं कौन के सीक्रेट कैसे जानूंगा। वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर मिस्टर पाथ कहते हैं कौन, हम रोज ही तो मिलते हैं, वैसे कल हम होटल में तो जाएंगे ही, मैं तो पहले से एक्साइटेड हो चुका हूँ। ये सुन विन बहुत गुस्से में था। वो सोचता है इनको होटल में क्यों जाना है, कौन और ये साथ में क्या करने वाले हैं। उधर कौन काम करते हुए थक गया था, उसकी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा था। आगे उसका लंच का ऑर्डर आता है। वो लंच करने लगता है। उसने बहुत सा खाना ऑर्डर किया था, पर वो सब कुछ धीरे धीरे खत्म कर देता है। वो ये देख हैरान था कि मैंने आज इतना कैसे खा लिया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। अब उसे रियलाइज होता है कि विन को कितनी एनर्जी की जरूरत होती है। अब कुछ देर बाद वहाँ विन आता है। वो कहता है अरे कौन, तुम इतना ईटिंग मत करो। कौन को अब गलती का एहसास था। वो उसे सॉरी कहता है कि वो आगे से उसे कभी भी खाने से नहीं रोकेगा। आगे विन उसे कहता है मुझे सच सच बताओ, तुम और पाथ कल होटल में क्यों जाओगे, तुम क्या करने वाले हो। ये सुन कौन हैरान था। वो कहता है वो तुम्हें पता चल जाएगा, वैसे मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा ताकि तुम्हें समझा पाऊँ कि हम कुछ भी गलत नहीं करने वाले और मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊँ। ये सुन विन सोचता है जरूर ये बहाने बना रहा है ताकि अपनी गलतियाँ छुपा सके। दोनों एक दूसरे को गुस्से की नजर से देख रहे थे। अब नेक्स्ट डे वो दोनों मिस्टर पाथ के पास जाते हैं। मिस्टर पाथ दोनों को देख हैरान थे। वे कहते हैं कौन, तुम आज विन को भी लेकर आए हो। विन कहता है क्यों नहीं, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं इससे प्यार करता हूँ। ये सुन कौन मन में थोड़ा साई फील करता है। विन कहता है वैसे मिस्टर पाथ होटल में हमें क्या करना है, मुझे सच सच बताओ। तभी कौन कहता है अरे तुम उन्हें परेशान क्यों कर रहे हो, हम कुछ भी गलत नहीं करने वाले। अब वे दोनों वहाँ लड़ने लगते हैं। ये देख मिस्टर पाथ वहाँ से चले जाते हैं। विन कौन को विश्वास दिलाता है कि कुछ देर बाद वो उसे सब कुछ बता देगा। आगे वे बेकिंग करने लगते हैं। कौन विन की बेकिंग में हेल्प करता है। दोनों अब साथ में बहुत खुश थे। वे बिना शुगर के केक बना रहे थे। विन थोड़ा हैरान था, पर कौन कहता है डोंट वरी, ये केक बिना शुगर के भी टेस्टी बनेगा। आगे शाम हो चुकी थी। दोनों होटल के रूफटॉप पे थे। कौन कहता है विन, मैंने मिस्टर पाथ से एक एग्रीमेंट किया था। ये सुन विन गुस्से में था। तभी कौन उसे कहता है वो एग्रीमेंट तुम्हारे लिए था, आज हमारी सेकंड एनिवर्सरी है, तुम ये भूल गए पर मैं नहीं, ये तुम्हारे लिए सरप्राइज था जो मैं मिस्टर पाथ के साथ मिलकर प्लानिंग कर रहा था। ये सब देख विन बहुत खुश था और थोड़ा सैड भी कि वो कौन को कितना गलत समझ रहा था। आगे वो दोनों सेलिब्रेट करते हैं। कौन कहता है अब मैं तुम्हें खाने पर कभी नहीं डांटूंगा, पर हाँ तुम्हारे लिए कम कैलोरी की हेल्दी डिश बनाने की कोशिश करूंगा जो बहुत ही टेस्टी होंगी। ये सुन विन बहुत खुश था। दोनों एक दूसरे को सॉरी कहते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे पे डाउट कर रहे थे। अब दोनों केक खाते हैं। विन को विश्वास नहीं होता क्योंकि केक बहुत ही टेस्टी था। दोनों एक दूसरे को अपने हाथों से खिलाते हैं। अब नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका था। अब जब विन की नींद खुलती है वो देखता है कि अब वो विन ही है, यानी कौन की बॉडी में है। वो अब कौन को जगाता है और उसे ये बताता है। ये जाने के बाद कौन भी बहुत खुश था। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। विन मन में कहता है अगर हमें एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता नहीं चलता, अपनी गलतियों का एहसास नहीं होता, तो शायद अभी भी हम लड़ रहे होते और शक के कारण हम ब्रेकअप कर चुके होते। पर प्यार से हैंडल करने से सब कुछ ठीक हो सकता है। इसी के साथ इस स्टोरी की एंडिंग होती है। उम्मीद है ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी।